अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्नोट इंजन के बारे में और कार्नोट इंजन के जो 4 साइकिल्स हैं उनके बारे में। कार्नोट इंजन के 4 साइकिल्स में हर साइकिल के अंदर क्या होता है, हर साइकिल के अंदर क्या फार्मूला बनता है, हर साइकिल के अंदर क्या ग्राफ बनता है, और लास्ट में चारों साइकिल मिलकर हमें कार्नोट साइकिल का कौन सा ग्राफ देते हैं और ये ग्राफ आखिर बनता कैसे है। ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को सही नमूने से और बिल्कुल ध्यान के साथ सुनते हैं तो आखिर तक मैं एक बात कह सकता हूं कि कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो इम्तिहान में आए, जो एमडीकेट में एमसीक्यूज में आए और आपको ना पता हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्नोट इंजन के बारे में। अब कार्नोट इंजन का जो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट दिया था या जिसने कार्नोट इंजन को डिजाइन किया था, उनका नाम है सादी कार्नोट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शेख सादी कार्नोट। और उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो 1824 ईस्वी के अंदर दिया था। अब ये जो कार्नोट इंजन है ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, ये कार्नोट इंजन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। इसी वजह से हम इस कार्नोट इंजन को आइडियल इंजन भी कहते हैं। तभी हमने लिखा कि कार्नोट इंजन इज एन आइडियल इंजन। और आइडियल इंजन हम एक ऐसी इंजन को कहते हैं जिसके अंदर अगर हीट जाए तो उस हीट का कोई भी अमाउंट जाया ना करे। अगर उसके अंदर कोई एनर्जी जाए तो उस एनर्जी में से कोई भी एनर्जी जाया ना करे, सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर यूटिलाइज कर दे। कोई भी उसके अंदर साइलेंसर ना हो, कोई भी उसमें से धुआं ना निकले, कोई भी उसमें से बाय प्रोडक्ट ना निकले। तो ऐसी इंजन आइडियल इंजन है। और ऐसी इंजन हमारे पास रियल लाइफ में अभी तक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें अगर आप ऑयल डालें या फ्यूल डालें तो सारा का सारा वो वर्क में कन्वर्ट करे। लेकिन ये इंजन, जो भी आप इसके अंदर फ्यूल डालेंगे, जो भी आप इसके अंदर हीट एनर्जी देंगे, वो सारी की सारी 100% आउटपुट में जाएगी। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि आइडियल इंजन है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हीट लॉस नहीं होता। और हीट लॉस जिसकी वजह से होता है वो फ्रिक्शन है, और उसके अंदर फ्रिक्शनल लॉसेस भी नहीं होते। अब हम चलते हैं कि जो ये आइडियल इंजन है, ये इतनी अहम इंजन है, तो ये आखिर बनी किन चीजों की है। कार्नोट इंजन के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं। पहला कंपोनेंट उसका है हॉट बॉडी, जिसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हायर होता है, जिसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर होता है। और दूसरा जो उसका कंपोनेंट होता है वो होता है कोल्ड बॉडी। और तीसरा जो उसका टेम्परेचर है वो है परफेक्ट हीट इंसुलेटर। और चौथा जो उसका कंपोनेंट है वो है पिस्टन। अब ये लास्ट तक हम चीजें समझ जाएंगे, लेकिन इस कार्नोट इंजन से पहले अगर आपने हमारा पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर हमने इंजन की कंपोजिशन की है। उसमें हमने कहा है कि किसी भी इंजन को बनने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। या हॉट बॉडी, दूसरा वर्किंग सबस्टेंस, तीसरा कोल्ड बॉडी। चूंकि हम यहाँ इस कार्नोट इंजन को एक कंटेनर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसके 4 कंपोनेंट ये ले रहे हैं, वरना इंजन के वो 3 कंपोनेंट्स हैं जो हमने पेट्रोल इंजन के अंदर डिस्कस किए थे। अब हम आते हैं कि भाई अगर ये आपकी आइडियल इंजन है तो ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर हम इसको प्रैक्टिकल इंजन तो नहीं कहेंगे ना। हम इसको कहेंगे कि भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट करता है मगर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। कागजों में तो वो चीज है मगर जमीनी हकायक कुछ और हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो आइडियल इंजन है ये आपकी थियोरेटिकल मॉडल है। ये एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल को एक एज अ मॉडल लेकर इंजन्स बनाई जाती हैं, और कोशिश की जाती है कि कोई भी इंजन अगर हम बनाएं कार्नोट इंजन के ज्यादा से ज्यादा करीब हो। जिस तरह अगर कोई कहे कि मेरी आइडियल पर्सनालिटी अल्लामा इकबाल है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपना हर काम कोशिश करेगा कि वैसा करे जैसे उन्होंने किया। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो खुद अल्लामा इकबाल हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि वो कोशिश करेगा कि अपना हर काम परफेक्ट करे जैसा उन्होंने किया। तो हम चाहे डीजल इंजन बनाएं, चाहे हम पेट्रोल इंजन बनाएं, हम कार्नोट इंजन को एज अ आइडियल इंजन लेंगे और हम उस अपने इंजन को कंपेयर करेंगे कि भाई वो कार्नोट इंजन के कितना करीब है। ये 100% है तो हमारी 25 हो रही है, 30 हो रही है, 40 हो रही है, 50 हो रही है। तो ये समझें कि कार्नोट इंजन किसी भी इंजन के लिए एक किस्म का
कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए इक्विपमेंट या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब ये जो आपके पास कार्नोट इंजन है, ये दो इसके अंदर मेन प्रोसेस होते हैं। उसके अंदर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। कार्नोट इंजन के अंदर कोई भी आइसोबैरिक प्रोसेस नहीं होता। कार्नोट इंजन के अंदर कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं होता। बाकी बचे दो प्रोसेस, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो दो प्रोसेस आपके पास आइसोथर्मल के होते हैं और दो प्रोसेस एडियाबैटिक के होते हैं कार्नोट इंजन के साइकिल्स के अंदर। अब कार्नोट इंजन जब चलती है तो जाहिर सी बात है पिस्टन मूव होगा। पिस्टन पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस तरह से जब आपका पिस्टन मूव करता है तो इस तरह का पिस्टन का मूव करना साइकिल्स कहलाया जाता है। और हर 4 साइकिल बाद इसका साइकिल रिपीट होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो आइडियल इंजन कार्नोट इंजन है वो बनी होती है 4 कार्नोट साइकिल्स की। अब ये जो कार्नोट साइकिल के 4 साइकिल्स हैं, उनमें पहला साइकिल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, दूसरा साइकिल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, तीसरा साइकिल आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, चौथा साइकिल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। अब ये चारों साइकिल हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि हर साइकिल के अंदर कार्नोट इंजन क्या क्या करती है। पहले हम ये भी चीज यहाँ पर डिस्कस कर लें कि जो भी आपकी ये आइडियल इंजन कार्नोट इंजन है, हमने इसको आइडियल कहा, इसका मतलब ये है कि इस जैसी कोई भी इंजन हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर कोई हकीकत में इंजन एग्जिस्ट करती हैं तो वो फिर इससे कम होंगी। तभी हम कह रहे हैं कि रियल इंजन आर लेस इफिशिएंट देन द कार्नोट इंजन। जो भी हमारे पास पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, बाइक इंजन है, कार के इंजन है, ट्रक के इंजन है, जो भी हकीकत में इंजन वजूद में हैं, उन सब की इफिशिएंसी कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी से कम है, क्योंकि वो सब रियल है और ये आइडियल है। इन द सेम वे हम कहते हैं कि कार्नोट जो साइकिल है वो हमें रिप्रेजेंट करवाते देती है एक किस्म का आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी हीट आती है वो कभी जाया नहीं होती। फिर जब उसका प्रोसेस चलता है रिवर्सिबल वाला, तो ना तो वो हीट जाया करता है, ना तो वो हीट इससे लेता है। हमेशा वो प्रोसेस में चलता रहता है, उसकी एनर्जी कम नीचे नहीं होती। हमने आइडियल कंडीशन में रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर के रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या फर्क है। हमने कहा था कि दुनिया के अंदर जो भी प्रोसेस हैं सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। दुनिया के अंदर जो वाहिद रिवर्सिबल प्रोसेस है इंजन की हकीकत में, तो वो आपका कार्नोट साइकिल है। वो भी हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये रियल लाइफ में इंजन एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम पढ़ते क्यों हैं? ये सवाल वो सवाल है जो हर कोई कहता है कि भाई अगर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये हकीकत में नहीं है, तो फिर हम पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते हम इसलिए हैं ताकि हम दूसरी चीज को इस आइडियल से कंपेयर कर सके। आइडियल चीज को इस तरह या इस चीज के लिए रखा जाता है ताकि हम उस चीज को देखकर कंपेयर करें कि हमारी ये जो चीज बनी है ये उस हकीकी चीज से, उस 100% आइडियल चीज से किस तरह बनी है। तभी हम कहते हैं कि आइडियल चीज का या किसी न किसी चीज का होना जरूरी है जिससे हम कंपेयर कर सकें। तो कार्नोट इंजन भी एक आइडियल इंजन है। ये मानते हैं कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, मगर ये इसके लिए है ताकि हम कोई भी इंजन बनाएं तो हम इसको सामने रखकर कंपेयर करें कि हमारी जो रियल इंजन बनी है वो इस आइडियल इंजन से कितना करीब है। इसके लिए हम आइडियल चीजों को पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कि हमारा कार्नोट साइकिल के अंदर जो सबसे पहला साइकिल है उसका नाम है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर कुछ ये है कि आइसो का मतलब है सेम, थर्म का मतलब है टेम्परेचर। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस में सेम टेम्परेचर पर पिस्टन आपका एक्सपेंड होगा, गैसेस आपके एक्सपेंड होंगे, पिस्टन आपका ऊपर मूव होगा। और जब ये आपका टेम्परेचर सेम रहता है तो इसका मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाले साइकिल के अंदर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होगा, यानी वहां पर कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होगी। इन द सेम वे आपके एमसीक्यूज में ये चीज भी आ सकती है कि जब भी टेम्परेचर सेम होता है तो वहां पर
जो इंटरनल एनर्जी होती है वो भी सेम रहती है, मतलब वहां पर इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगी। यहां तक तो हुआ इसका बेसिक। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में उस पिस्टन को या उस सिलेंडर को हीट सप्लाई की जाएगी, उस हीट का नाम है Q1। तभी हम लिख रहे हैं कि भाई यहां पर हीट सप्लाई की गई है, और जब हीट सप्लाई की जाएगी तो जाहिर है हीट इसके अंदर तब जाएगी जब इस सिलेंडर का जो ये बेस है ये थर्मल कांटेक्ट में होगा। इसी वजह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सिलेंडर यहाँ पर जो है इज इन थर्मल कांटेक्ट विद द हीट रिजर्वायर। ये जो हमारा हीट रिजर्वायर Q1 है, इसके साथ इसका जो बेस है वो थर्मल कांटेक्ट में है, जिससे ये होगा कि ये हीट रिजर्वायर इसको हीट देगा और ये हीट जाकर फिर इन गैस मॉलिक्यूल्स को हीट देगा। फिर जैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी, जैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, अब ये गैस मॉलिक्यूल्स हमारे ऊपर एक्सपेंड होना शुरू होंगे। जैसे ये ऊपर एक्सपेंड होना शुरू होंगे तो आपका जो ये पिस्टन है ये भी अप साइड मूव होना शुरू होगा। तभी हम कहते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर ड्यूरिंग एक्सपेंशन लोड ऑन पिस्टन इज डिक्रीज। इसके ऊपर जो लोड पड़ा होगा हम उसको हटा देंगे। फिर ये होगा कि जैसे जैसे ये गैसेस इस पिस्टन के ऊपर जोर लगाएंगे तो पिस्टन आपका ऊपर चलता जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि गैस आपका Q1 को एब्जॉर्ब करेगा रिजर्वायर में से। फिर ये होगा कि यहाँ पर इस गैस का जो वॉल्यूम V1 था अब ये एक्सपेंड हो चुका है यहाँ पर, अब इसका वॉल्यूम हो चुका है V2। तभी हमने कहा कि वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू V2 परफॉर्मिंग वर्क फ्रॉम A टू B। और जब आपका वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है V1 से V2 तक तो उस टाइम इस पिस्टन ने वर्क किया है। तभी हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसने वर्क किया है। अब ये जो इस पिस्टन की इनिशियल पॉइंट थी इसको नाम देते हैं हम A। इस पिस्टन की जो ये फाइनल पॉइंट है इस पॉइंट को नाम देते हैं हम B। तभी हम कह रहे हैं कि पिस्टन ने A से B पॉइंट तक मूव होने में उसने W वर्क किया है। अब यहाँ पर हम ये चीज कह रहे हैं कि भाई ये जो वर्क हुआ है यहाँ पर, ये आपका वर्क असल में A से B तक है। और ये वर्क कब हुआ है? जब उसको Q1 हीट सप्लाई की गई है। तो हमने लिखा Q1 माइनस Q2। ये Q2 वो हीट एनर्जी है जो जाया होगी या इसमें से जो बाहर निकलेगी, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर आपकी हीट जा भी सकती है बाहर, आपकी हीट या सिस्टम की हीट जो है वो अंदर उसमें दे भी सकते हैं। इसी वजह से अगर आप यहाँ पर वर्क फाइंड करना चाहते हैं तो आप वर्क ऐसे फाइंड करेंगे कि हमने जो हीट इनपुट दी माइनस हीट वो जो जाया हुई। अब ये फार्मूला हम पीछे भी बना के आए हैं कि वर्क फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब यहाँ पर हमने ये चीज डिस्कस की कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन हुई है, यहाँ पर जो वॉल्यूम आपका V1 से V2 तक गया है, यहाँ पर जो वॉल्यूम आपका A पॉइंट से B तक हुआ है, उस दौरान उसका जो टेम्परेचर रहा है वो सेम रहा है। तभी हमने कहा वॉल्यूम एक्सपेंड्स एज कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी आपका गैस पिस्टन को मूव करेगा, गैस पिस्टन को ऊपर धक्का देगा, तो उस टाइम जो वर्क होगा उसको हम कहते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। तभी हमने कहा कि भाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल साइकिल के अंदर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। तो हमने लिखा कि यहाँ पर ये जो वर्क है वो बाय द सिस्टम है। आई होप कि यहाँ तक आपको इनकी जो भी बारीक चीजें हैं वो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। अब हम ये देखते हैं कि इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर, आइसोथर्मल साइकिल के अंदर, ये जो आपका कार्नोट साइकिल है इसका ग्राफ क्या बनेगा। सबसे पहले हम इस ग्राफ को नाम देते हैं पीवी ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। वो ग्राफ जो रिलेशन को शो करे प्रेशर के दरमियान और वॉल्यूम के दरमियान, तो ऐसे ग्राफ को हम पीवी ग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी ये जो वर्टिकल लाइन है ये शो करेगी प्रेशर को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये शो करेगी वॉल्यूम को। अब जैसे जैसे ये वर्टिकल लाइन ऊपर होती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी ये वॉल्यूम की लाइन इधर हॉरिजॉन्टली बढ़ती जाएगी वॉल्यूम आपका बढ़ता जाएगा। अब ये समझें कि आपका इनिशियली वॉल्यूम या इनिशियली जो गैस है वो इस ए पॉइंट पर पड़ा है,
हमने यहाँ पर लिखा ए पॉइंट। इस ए पॉइंट पर शुरू में जब आपने इस कंटेनर के अंदर चेक किया इस गैस को, चेक करने पर हमें ये मिला कि भाई इसका जो प्रेशर है वो 6 पास्कल है। तो हमने लिखा कि भाई शुरुआत में इसका प्रेशर 6 पास्कल है, तभी हमने इसको 6 प्रेशर वाले के सामने लिखा। इन द सेम में हमने जब यहाँ इसका वॉल्यूम देखा तो वो उसका वॉल्यूम 3 था। तो हमने इस लाइन को ऐसी जगह पर रखा है, या इस पॉइंट को हमने ऐसी जगह पर रखा है जहां पर इसका प्रेशर 6 हो, जहां पर इसका वॉल्यूम 3 हो। अब ये पॉइंट है जो बता रही है कि ए पॉइंट पर आपका वॉल्यूम किस हालत में है। अब आगे क्या होगा? आगे कुछ ये होता है कि जैसे ही हीट सप्लाई होती है, जैसे ही Q1 हीट मिलती है, तो आपका गैस मॉलिक्यूल या गैसेस जो हैं वो ए से लेकर बी तक एक्सपेंड हो जाते हैं। तभी हमने कहा कि जैसे ही आपका वॉल्यूम हीट बढ़ी, तो हीट के बढ़ने से क्या होगा कि आपका जो ये वॉल्यूम है ये बढ़ता जाएगा। ये वॉल्यूम क्या हो रहा है? ये वॉल्यूम आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बढ़ चुका है। अब जैसे ये वॉल्यूम आपका यहां तक बढ़ चुका है, तो हमने कहा कि भाई वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो हमने लिखा कि भाई वॉल्यूम आपका अगर यहां पर है तो ये 3 पर है, तो ये 3 से आगे जाएगा जाएगा कहां तक गया है? ये 7 तक गया है। तो आप देखें कि ये आपका ग्राफ अभी 7 तक जा पहुंचा है। और दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हैं कि ये ग्राफ आगे तो गया है, लेकिन आगे जाने के साथ साथ ये नीचे भी गया है। ये इसका नीचे जाना क्या बताता है कि जो ये प्रेशर पहले 6 पर था, अब इसका प्रेशर हो चुका है 3 पर। तो हम कहेंगे कि इसका प्रेशर कम हुआ है। ये आप देखें, ये आपका प्रेशर कम होता जा रहा है और साथ में इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम 3 था, अब कितना हो गया? 4। वॉल्यूम कितना हो गया? 5। प्रेशर पहले 6 था, अब प्रेशर कितना हो गया? 5। ये ग्राफ आपको दोनों चीजें साथ साथ बताता जा रहा है। अब आपका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया? 5। प्रेशर कितना हो चुका? 4। अब आपका जो वॉल्यूम है वो कितना हो चुका? 7। और प्रेशर कितना हो चुका? 3। तो प्रेशर आपका कम हो गया, वॉल्यूम आपका बढ़ गया। ये आपका हो रहा है किसके अंदर? आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर। प्रेशर कम इस वजह से हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा है कि भाई ड्यूरिंग एक्सपेंशन लोड ऑन पिस्टन इज डिक्रीज। इसके ऊपर जो लोड पड़ा था, जिसको ऊपर नहीं जाने दे रहा था, हमने उसके लोड को डिक्रीज किया, तभी आपके पास इस सिलेंडर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम इस हिसाब से जो V1 है, V1 से V2 तक हो गया। अब ये तो आपने समझ लिया कि ये लाइन यहां तक कैसे आई। अब ये समझें कि ये हम क्यों लिख रहे हैं। शुरुआत में इस गैस का जो वॉल्यूम था वो V1 था ए पॉइंट पर, इधर इसका वॉल्यूम V1 था, इसका टेम्परेचर यहाँ पर T1 है, इसका प्रेशर यहाँ पर P1 है क्योंकि शुरुआती स्टेट है। तो ए पॉइंट पर इसका वॉल्यूम V1, ए पॉइंट पर इसका टेम्परेचर T1, ए पॉइंट पर इसका प्रेशर P1। अब जैसे ही ये नीचे आया तो इसका वॉल्यूम आप देखें V1 से क्या हो चुका है? V2 हो चुका है। वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है। तभी हमने कहा कि जब आपका वॉल्यूम ए पॉइंट से बी तक गया तो उसका वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। तभी हमने बी वाली पॉइंट पर क्या लिखा? V2 लिखा। दूसरी चीज, यहां पर जो इसका प्रेशर था वो P1 था। जैसे ये ऊपर हो गया तो इसका जो प्रेशर है वो अब चेंज हो चुका है। जरूरी नहीं कि उसका प्रेशर कम हो, जरूरी नहीं कि उसका प्रेशर बढ़े, बस ये जरूरी है कि इसका प्रेशर चेंज हुआ। पहले प्रेशर P1 था, अब इसका प्रेशर क्या हो चुका है? P2 हो चुका है। तो हमने लिखा P1 से अब ये बी पॉइंट पर इसका प्रेशर क्या हो चुका है? P2 हो चुका है। अब ये जो तीसरी चीज है टेम्परेचर, हम इस प्रोसेस के अंदर हैं। इस प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है कि भाई आइसोथर्मली एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन भी होगी और टेम्परेचर भी सेम रहेगा। इसी वजह से यहां पर जो आपका टेम्परेचर T1 था वही टेम्परेचर यहां पर भी होगा। टेम्परेचर में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि आपका आइसोथर्मली एक्सपेंशन हुआ है। तभी हमने कहा कि यहां पर इसका टेम्परेचर T1 था तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आई है, इसी वजह से यहां पर भी टेम्परेचर T1 लिखें।
यहाँ तक आपको आई होप के जो ग्राफ है वो समझ आ चुका है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपने हीट भी सप्लाई की है फिर भी टेम्परेचर कैसे सेम है, ये आपके गैसेस एक्सपेंड हुए हैं, गैसेस जब एक्सपेंड होते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, फिर भी टेम्परेचर कैसे सेम है। तो अगर आपको ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस हो रहे हैं तो आप वो वीडियो हमारा देखें जिसके अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डिस्कस किए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। दोनों पार्ट्स 2 कला के, एक पार्ट 1 कला का, दूसरा भी 1 कला का, दोनों मिला के 2 कला के। आप अगर वो 2 कला देखते हैं तो तीनों चैप्टर्स जो आपके हीट से रिलेटेड हैं उनमें से कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं रहेगी जो इस लेक्चर 1 के अंदर आप कवर कर देंगे, और वो एक लेक्चर आपका 50 से ज्यादा तरीकों से आपके एमसीक्यूज कवर कर देगा। किसी भी हिसाब से अगर कोई एमसीक्यूज इस चैप्टर में से आएगा तो आपका उस लेक्चर के अंदर भी क्लियर हो जाएगा, और कार्नोट वाले तो इसमें से ऑलरेडी आपकी क्लियर हो जाएंगे। आपके 10 एमसीक्यूज यहाँ, सॉरी 4 एमसीक्यूज यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, तो अगर आप चारों को भी मिलाएं तो भी आपसे 20 एमसीक्यूज बिल्कुल सॉलिड एमसीक्यूज बन रहे हैं। अब हम चलते हैं कार्नोट साइकिल के दूसरे साइकिल की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन उसी साइकिल का कंटिन्यू करते हुए दूसरा साइकिल है। ये साइकिल ए से बी पॉइंट तक चलेगा और ये साइकिल बी से शुरू होगा फिर सी पॉइंट तक चलेगा, यानी उसी का सक्सेशन है, उसी के साथ चलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये पिस्टन पहले V1 पर था, अब ये पिस्टन V2 तक हो चुका है, तो यही वॉल्यूम आपका यहाँ पर है, ये V2 तक इसका वॉल्यूम है। अब क्या होगा कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर सिलेंडर के अंदर ना तो हीट जाती है ना तो हीट उसमें से बाहर निकलती है। एडियाबेटिक का मतलब ही है कि एक ऐसा सिस्टम इन विच नाइदर हीट इंटर्स नॉर हीट गोज आउट। इसका मतलब वहां पर जो डेल्टा क्यू है वो जीरो है, फिर भी एक्सपेंशन होगी, फिर भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फिर भी वहां पर टेम्परेचर में चेंज आएगी, फिर भी वहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी। क्यों और कैसे वो यहाँ पर समझे। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जो आपका डेल्टा क्यू है वो जीरो है, और इसमें हीट हम न जाने देंगे सिस्टम में, न इस सिस्टम से हम हीट निकलने देंगे। इसी वजह से इस पिस्टन को हमने ऐसा बनाना है, या इस सिलेंडर को हमने ऐसा बनाना है कि इस सिलेंडर का जो बेस हो वो थर्मली नॉन कंडक्टिंग हो। ये जो इसका बेस होगा उसमें हीट अंदर ना जाए, इसका नॉन कंडक्टिंग बेस होना चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर आपका जो गैस होगा वो एक्सपेंड होगा विदाउट हीट एक्सचेंज ड्यू टू रिड्यूस्ड पिस्टन लोड। हीट एक्सचेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ पिस्टन लोड पड़ा है जो यहाँ पर हमने कम किया था। अगर यहाँ पर 4 पड़े थे तो हमने उसमें से 2 निकाले थे, 2 ऑलरेडी उसके ऊपर वेट थे, अब यहाँ पर हमने वो 2 और भी हटा दिए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो पिस्टन है आपका और ऊपर मूव होगा, यानी आपका ये पिस्टन अब यहाँ तक एक्सपेंड हो चुका होगा। अब यहां तक अगर ये पिस्टन आपका एक्सपेंड हुआ है तो क्या आपने इसको हीट दी? हीट आपने उसको नहीं दी है, लेकिन फिर भी ये एक्सपेंड हुआ है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं एक्सपेंशन विदाउट हीट, या एक्सपेंशन एडियाबेटिक, या फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तीनों चीजें सेम है। तो यहाँ पर इसी वजह से हमने लिखा कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन वाले प्रोसेस में गैस एक्सपेंड होगा विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट ड्यू टू रिड्यूस पिस्टन लोड। अब यहाँ पर जैसे कि टेम्परेचर पहले कुछ था, अब टेम्परेचर इसका कम हो चुका या चेंज हो चुका। क्यों चेंज हो चुका या कम हुआ? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर मॉलिक्यूल ज्यादा करीब थे। जैसे ही पिस्टन आपका और ऊपर हो गया तो ये गैस के मॉलिक्यूल ठंडे पड़ गए, और जब आपके ये गैस के मॉलिक्यूल पहले यहाँ पर कंप्रेस थे और ज्यादा ठंडे हो गए और ज्यादा उनको जगह मिल गई, तो अब इनका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो गिर पड़ेगा। हमेशा एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये हमने वहां पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अंदर। अब यहाँ पर हमने लिखा कि भाई टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज का मतलब है कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर T1 था तो अब यहाँ पर टेम्परेचर T2 हो चुका है,
यहाँ पर अगर वॉल्यूम V1 था तो यहाँ पर वॉल्यूम इसका V2 हो चुका है। तो यही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2 एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V2 टू V3, क्योंकि हमने कहा था कि भाई वॉल्यूम यहाँ पर V2 है, तो ये जो V2 वॉल्यूम है अब यहाँ पर ये हो चुका है V3। V1 से V2 हुआ, फिर V2 से V3 हुआ, तो यहाँ पर इसी वजह से हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम आपका V2 से V3 हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। और जब भी वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो पिस्टन मूव अपवर्ड होता है, और जब आपका पिस्टन मूव अपवर्ड हो तो मतलब वहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्क हुआ। तो हमने कहा कि भाई इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर भी वर्क हुआ है बी पॉइंट से सी पॉइंट तक। वो वर्क किसने किया है? वो वर्क गैसेस की जानिब से, गैसेस की तरफ से किया गया है, क्योंकि जैसे ही हमने वेट को हटाया तो पिस्टन को उन गैसेस ने धक्का दिया। तो इसको धक्का देने वाले कौन है? गैसेस हैं। इसको मूव करने वाले कौन है? गैसेस हैं। तभी हम कहेंगे कि भाई यही जो है इन्होंने वर्क किया, तो वर्क डन बाय द गैस इन रेजिंग द पिस्टन अबव, पिस्टन को ऊपर करते हुए। यहाँ पर हमने वर्क का फार्मूला लिखा था Q1 माइनस Q2, क्योंकि यहाँ पर हीट आपको सप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर आपने वर्क किया है लेकिन टेम्परेचर को चेंज करके किया है। पहले टेम्परेचर T1 था, जब वर्क हो चुका तो अब इसका टेम्परेचर T2 हो गया। T1 से T2 होने में जो आपका वर्क हुआ उसका नाम है वर्क फ्रॉम B टू C, जो हमने यहाँ पर लिखा है कि भाई यहाँ पर वर्क हुआ है, जो टेम्परेचर इनिशियल था उसमें से माइनस करो जो टेम्परेचर उसका रिड्यूस हुआ है। अब यहाँ पर एक और भी चीज है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर आपका वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है सिलेंडर का, मगर विदाउट एडिंग और रिमूविंग हीट। ना तो हीट को हमने ऐड किया है, ना तो हीट को हमने रिमूव किया है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, फिर भी टेम्परेचर चेंज हुआ है, फिर भी वॉल्यूम चेंज हुआ है, फिर भी वहां पर इंटरनल एनर्जी में चेंज हुई है। तो ऐसे साइकिल को हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाला साइकिल कहते हैं कार्नोट इंजन के अंदर। अब इसका जो ग्राफ है वो किस तरह बनेगा? ये ग्राफ पीवी ग्राफ है, ये सेम ग्राफ है। इस साइकिल को ए से बी तक मूव होने में यहां तक जो पहुंचा वो हमने यहाँ स्टेप समझ लिया। अब बी से सी तक जो जाता है वो हम समझते हैं। बी से सी तक जाने में अगर आप देखें तो बी तक जो इसका वॉल्यूम था वो कितना है? 7 है। और सी तक इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 11 है। मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम 7 से अब 11 हो चुका है, तो वॉल्यूम इस तरह से बढ़ के आया है। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पर प्रेशर को देखें तो प्रेशर यहाँ पर क्या है? 4 या 3, और यहाँ पर प्रेशर क्या है? 2। तो प्रेशर आपका 4 से क्या हो गया? 2। तो प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। सेम वॉल्यूम आपका 4 से सॉरी वॉल्यूम आपका 7 से 11 हो चुका है, तो वॉल्यूम भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो आपका ये ग्राफ बता रहा है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जा रहा है और साथ साथ में प्रेशर भी डिक्रीज होता जा रहा है। अब इसको और समझें इस तरीके से, दो हम तरीकों से समझते हैं कि भाई देखें आप, यहाँ पर इसका जहां पर मार्कर है इसका जो प्रेशर है वो क्या है? इसका प्रेशर यहाँ पर है 4, ठीक है। और जब आपका ये नीचे गया तो इसके साथ ये भी नीचे गया, मतलब ये अब किस पे पहुंच गया? प्रेशर 3 पर। और जो वॉल्यूम है अब कहां पर पहुंच गया? 7.5 पर। प्रेशर और कम हुआ, अब कहां पर पहुंच चुका है? 2 पर। और कम हुआ, कहां पर पहुंच चुका है? 1 पर। तो प्रेशर आप देखें, अगर ऐसे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, अगर नीचे जाएंगे तो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसी वजह से इस ग्राफ का नीचे एरो इस तरह होगा। अब और चीज, वॉल्यूम आपका यहाँ पर 7 था, यहाँ पर वॉल्यूम 7.5, यहाँ पर वॉल्यूम 8, यहाँ पर वॉल्यूम 9, यहाँ पर वॉल्यूम 10, यहाँ पर वॉल्यूम 11। तो वॉल्यूम आपका ग्राफ के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ या ये लाइन इस तरह से हो रही है। अब यहाँ पर समझें कि बी पॉइंट पर वॉल्यूम था V2, ये सेम चीज, टेम्परेचर था T1, यहाँ पर भी T1, प्रेशर था बी पॉइंट पर P2, यहाँ पर भी P2। अब इस बी पॉइंट से यह कहाँ तक आया है? सी पॉइंट तक। अब इसको जरा ध्यान से समझें।
जब वॉल्यूम आपका V2 था तो और ज्यादा जब वो वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ तो V2 से क्या हो गया, V3। हमने यहाँ पर भी कहा कि वॉल्यूम आपका V2 से क्या हो चुका है, V3 हो चुका है, वॉल्यूम आपका बढ़ चुका है, तो हमने यहाँ पर लिखा V3। टेम्परेचर आपका यहाँ पर भी T1 था, यहाँ पर भी T1 है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है, कम हुआ है, T1 से क्या हो चुका टेम्परेचर, T2 हो चुका। तो हमने लिखा कि वॉल्यूम अब T1 से T2 हो चुका है C पॉइंट तक। प्रेशर यहाँ पर P2 था, क्योंकि ये वाला स्टेप यहाँ आया है, प्रेशर यहाँ पर P2 था। जैसे ही एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड क्यों हुआ, क्योंकि हमने प्रेशर को और कम किया था। हमने यहाँ पर वो चीज लिखी भी होगी जरूर कि हमने प्रेशर को जो है रिड्यूस किया है, पिस्टन लोड यानी प्रेशर को कम किया। तो आपका प्रेशर जो P2 से वो क्या हो चुका, P3 हो चुका। तो ये B से C तक आपका ग्राफ इस तरह बना। अब हम आते हैं कार्नोट साइकिल के तीसरे साइकिल पर जिसका नाम है आइसोथर्मल कंप्रेशन। कार्नोट साइकिल के अंदर दो प्रोसेस या दो साइकिल एक्सपेंशन वाले हैं और दो साइकिल कंप्रेशन वाले हैं। पहले दो साइकिल जिनमें कंप्रेशन हो रही थी वो था आइसोथर्मल। पहले दो साइकिल जिनमें एक्सपेंशन हो रही थी उनमें पहला था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा दूसरा था एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब हम पढ़ेंगे वो दो साइकिल जिन दोनों साइकिल्स में अब कंप्रेशन होगी, यानी गैसेस का वॉल्यूम कम होगा। उनका नाम है आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब हमारा जो साइकिल अभी हम डिस्कस करेंगे वो है थर्ड साइकिल जिसका नाम है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये चलेगा आपका इस सी पॉइंट से आगे डी पॉइंट तक, तभी हम इसको कह रहे हैं कि ये प्रोसेस आपका सी से डी पॉइंट तक जाएगा। यहाँ पर अगर हमने लफ्ज आइसोथर्मल कहा है तो आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर टेम्परेचर सेम रहता है। मतलब हमने यहाँ तो ये चीज समझ ली कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर पिस्टन या के सिलेंडर के अंदर कोई भी चेंज टेम्परेचर में नहीं आएगी, बाकी चीजों में चेंज आएगी। हीट होगी, आएगी, हीट बाहर जाएगी, वर्क होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो ये सब चीजें होंगी, मगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम ये चीज कह रहे हैं कि जैसे ही आपका ये जो वॉल्यूम यहाँ पर एक्सपेंड था इस पॉइंट तक, तो जैसे आपने इसको कंप्रेस किया तो अब इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर वॉल्यूम इसका क्या था, इसका वॉल्यूम था V3। अब इसका वॉल्यूम यहाँ नीचे हो चुका है, उसका वॉल्यूम है अब V4। तो वॉल्यूम अब आपका V3 से क्या हो चुका है, V4 हो चुका है, क्योंकि वॉल्यूम आपका कंप्रेस हो चुका है। यहाँ पर इन गैसेस को हीट थी, जैसे ही आपने उनको एक्सपेंड कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने से इनकी जो कुछ हीट है वो यहाँ से बाहर जाया हो गई। यहाँ से बाहर जाया क्यों हो गई, इस बेस से, क्योंकि आइसोथर्मल वाले सिलेंडर का जो बेस होता है वो थर्मली कंडक्टिंग होता है, थर्मल कांटेक्ट में इस हीट रिजर्वायर से। इसी वजह से, या हीट सिंक से, इसी वजह से यहाँ पर आप इसको हीट रिजर्वायर के बजाय हीट सिंक कहें, क्योंकि यहाँ पर हीट बाहर जा रही है और वो हीट उसके अंदर जज़ब हो रही है। तो जैसे ही हीट निकली, उस हीट निकलने वाले का नाम क्या है, Q2। और यहाँ पर जो हीट होगी हम उसको कहेंगे कि ये जो आपकी है वो Q आउट है, यानी कि आपकी जो हीट है वो बाहर निकली है। अब ये जो आपका गैस है वो यहाँ पर कंप्रेस हुआ है। गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली बिकॉज इंक्रीजिंग पिस्टन लोड। जब हमने इसके ऊपर जो आपके यहाँ पर वेट हमने इसमें से बाहर किए थे, यहाँ इसका वजन हमने कम किया था, तो यहाँ पर हमने कुछ वजन इसके ऊपर रखा, यानी दो वेट इसके ऊपर रखे। तो अब इसका जो वॉल्यूम है वो नीचे आ चुका है यहाँ इस रेड पट्टी के पर। अब गैस आपका कंप्रेस हो चुका है। कंप्रेस होने से क्या हुआ कि वॉल्यूम आपका V3 से V4 तक डिक्रीज हो चुका है बाय एक्सपेलिंग हीट एनर्जी Q2। उसने हीट एनर्जी Q2 को एक्सपेल किया है। और चीज क्या है कि वॉल्यूम यहाँ पर कंप्रेस हुआ है बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। वॉल्यूम कंप्रेस भी होगा मगर उसके बावजूद भी टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रह रहा है वॉल्यूम को कंप्रेस करने के बावजूद भी, बाय रिमूविंग हीट। जो एडिशनल हीट जो इसके टेम्परेचर बढ़ाने का बायस बन सकती थी
वो हीट निकल गई, तो अब उसका टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रह गया। तभी हमने कहा कि इसका वॉल्यूम कंप्रेस हुआ, मगर इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहा। अब ये जो आपका प्रोसेस सी तक आया था, ये जो आपका पॉइंट या सी तक यहाँ पर थी, अब वॉल्यूम जैसे ही कंप्रेस होगा तो आपका जो लाइन अगर इधर जाएगा तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ। अगर लाइन आपकी इस तरफ जाएगी तो हम कहेंगे कि भाई वॉल्यूम 11 से 7, 5, 5 से 3, 5 से और 3 से 1 हो जाएगा, यानी वॉल्यूम आपका कंप्रेस होता जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, ये सी पॉइंट तक वॉल्यूम ऑलरेडी है, ये पहले इनिशियल कंडीशंस में। अब जैसे जैसे आप जो है प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं, आप देखें प्रेशर आपका बढ़ता जा रहा है। प्रेशर आपका 1 था, अब 2 हो चुका, अब यहाँ पर आपका प्रेशर 3 हो चुका। तो प्रेशर आपका जो है वो बढ़ गया है, प्रेशर आपका बढ़ता गया। जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता गया इन वेट्स के ऊपर रखने की वजह से, तो आप देखें वॉल्यूम जो पहले 11 था, अब वॉल्यूम आपका कहाँ तक पहुंच चुका है, 5 तक पहुंच चुका है या 4 तक पहुंच चुका है। तो वॉल्यूम का जो अब लाइन है वो पीछे की तरफ जा रहा है। ये लाइन हमें बता रही है कि इसके अंदर वॉल्यूम में कंप्रेशन आ रही है। तभी हम ये चीज कहेंगे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। टेम्परेचर सेम रहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर T2 था तो यहाँ पर भी टेम्परेचर T2 रहेगा, टेम्परेचर में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। मगर यहाँ पर अगर वॉल्यूम V3 था तो अब ये आपका वॉल्यूम V4 हो चुका है। तो हमने कहा कि वॉल्यूम जो V3 था अब वॉल्यूम आपका हो चुका है V4। टेम्परेचर जो आपका T2 था, यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेशन है, टेम्परेचर सेम रहेगा, इसी वजह से टेम्परेचर आपका T2 ही रहेगा, हमने लिखा T2। सेम यही चीज प्रेशर आपका जो वहां पर P3 था, अब P3 से आपका प्रेशर यहाँ जैसे आपने उसको कंप्रेस किया तो वो आपका P4 हो चुका है। तो हमने लिखा प्रेशर आपका अब हो चुका है P4। तो प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो चुका है। तो प्रेशर इंक्रीज होने से आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो चुका है, कंप्रेस हो चुका है। ये ग्राफ और ये प्रोसेस आपका कहलाया जाता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हम आते हैं इस साइकिल के, कॉर्नोट साइकिल के लास्ट साइकिल पर। जो आपका लास्ट साइकिल है इसको हम कहते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये एडियाबेटिक कंप्रेशन डी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाएगा, यानी आप जो है इस सी पॉइंट से कहां तक आए थे, डी पॉइंट तक आए थे। तो अब ये आपका डी पॉइंट से कहां तक जाएगा, ए पॉइंट तक वापस जाएगा, यानी इस साइकिल में फिर वो वापस आ जाएगा। तभी तो हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कह रहे हैं, क्योंकि इसके साइकिल्स बार बार एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाएंगे, तभी तो ये आइडियल भी है। अब हमारे पास एडियाबेटिक कंप्रेशन में एक तो चीज कांस्टेंट है कि एडियाबेटिक का मतलब है कि ना उसमें हीट जाएगी ना उसमें से हीट बाहर निकलेगी। मतलब ये हुआ कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। और जब भी एडियाबेटिक होगा तो उसका जो ये बेस होगा वो थर्मली नॉन कंडक्टिंग होगा। इसको थर्मली नॉन कंडक्टिंग बनाने का मकसद ये है कि इसमें कोई भी हीट जाने ना पाए, कोई भी हीट इसमें से निकलने ना पाए। यहां तक एक चीज। दूसरी चीज ये कि एडियाबेटिक कंप्रेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ जो आपके पास 2 वेट थे, अब यहाँ आपने 2 वेट के साथ 2 वेट और रख दिए, यानी इसके ऊपर आपने अब क्या किया कि बाय इंक्रीजिंग पिस्टन लोड, आपने पिस्टन का लोड यहाँ पर बढ़ा दिया, या आप ऐसे कहें कि पिस्टन के ऊपर आपने जोर ज्यादा दे दिया। तो जैसे ही आपका पिस्टन के ऊपर लोड अब बढ़ चुका, तो अब जो टेम्परेचर यहाँ पर इसका T2 था, यहाँ तक इसका टेम्परेचर अब T3 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो अब इसका इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज्यादा था, कम था, और यहाँ पर इसका टेम्परेचर अब क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन हुई है। तो हमने लिखा कि भाई टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम T2 तो T1। अब T1 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पिस्टन लोट आया है, जिस पॉइंट पर ये पिस्टन अब लोट आया है, ये वही पिस्टन की पॉइंट है
जो आपकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाली पॉइंट है, अब वहां पर वही टेम्परेचर आपका मेंटेन हो जाएगा जो टेम्परेचर उसका इनिशियली था। इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जहां पर जो इसका टेम्परेचर T2 था, अब वो टेम्परेचर उसका बहाल हो चुका है वही जो उसका टेम्परेचर पहले T1 था। तो हमने लिखा कि टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम T2 टू T1। इन द सेम वे वॉल्यूम जो इसका अब डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इसका डिक्रीज अब V4 से V1 हुआ है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो वॉल्यूम था वो क्या था, वो था V4। जैसे ही ये कंप्रेस हुआ, इस पॉइंट पर पहुंचा, और यहाँ पर और कंप्रेस हुआ और इस पॉइंट पर पहुंचा, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में बराबर है। जैसा वॉल्यूम यहाँ था, जितना वॉल्यूम यहाँ था, इतना ही वॉल्यूम यहाँ है। तो हम कहेंगे कि अब इसका वॉल्यूम उसी V1 के बराबर हो चुका। तभी हमने लिखा कि V वॉल्यूम जो है आपका V4 से V1 हो गया, और वर्क आपका यहाँ पर जो हुआ है वो वर्क D से A तक हुआ है। D पॉइंट से A तक, D पॉइंट से A तक जो इसका वर्क डन हुआ वो दरअसल वर्क डन ऑन द गैसेस है, क्योंकि आपने ये वेट रखे, आपने इसके ऊपर वजन बढ़ाया, आपने इसके ऊपर लोड बढ़ाया। तो लोड एक्सटर्नल फैक्टर है जो इसके पिस्टन को मूव नीचे कर रहा है। तो दरअसल इसके ऊपर लोड ने वर्क किया या वर्क डन ऑन द सिस्टम किया, तभी जो आपके गैसेस हैं वो कंप्रेस हुए। खुशी से तो वो कंप्रेस नहीं हुए ना, उनको किसी और ने कंप्रेस किया, किसी और ने उनको मजबूर किया। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्क हुआ है डी से ए तक, वो वर्क डन ऑन द गैसेस हुआ है। एडियाबेटिक कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द गैसेस होता है, ये चीज एमसीक्यूज के लिए भी अहम है। अब यहाँ पर एक और भी चीज आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो यहाँ पर कंप्रेशन हो रही है, दरअसल वो विदाउट एडिंग और लीविंग हीट हो रही है, जो हमने पहले बात भी कही। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा एडियाबेटिक कंप्रेशन का? सिंपल है, आपके पास ये वॉल्यूम था डी पॉइंट पर, यहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में आपने क्या किया, लोड बढ़ाया। लोड बढ़ा मतलब प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ा तो मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रेशर अब यहाँ 4 पॉइंट पर था या 4 पास्कल पर था, अब ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। 4 से कितना हुआ 5, अब कितना हुआ 6, अब कितना हुआ सॉरी 7। तो इस तरह से आपका जो प्रेशर है वो क्या होता जा रहा है, वो आपका प्रेशर जो है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ प्रेशर बिल्कुल वही प्रेशर हो गया जो प्रेशर आपका यहाँ पर था। इसी वजह से इस प्रेशर का अब नाम क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम था इसका 4, वॉल्यूम अब कितना हो चुका इसका 4.1, अब इसका कितना हो चुका 3, यानी वॉल्यूम आपका 4 से 3 हो चुका। तो वॉल्यूम इसका यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसका वॉल्यूम था 3, जब आपका यहाँ पर कंप्रेस हुआ तो सॉरी यहाँ पर आपका ये वॉल्यूम आपका है इसका 3 है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम हमारा यहाँ पर भी आ गया। तो हम कहेंगे कि ये दरअसल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गया। तो हमने कहा कि भाई ये V1 हो गया, ये V4 से V1 हो गया, ये T2 से T1 हो गया, ये P4 से P1 हो गया। इस तरह से हमारे पास कार्नोट साइकिल के चारों साइकिल्स को मिलाकर एक ग्राफ बनता है, और वो ग्राफ है ये, इसको हम कहते हैं पीवी ग्राफ ऑफ कार्नोट साइकिल्स। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो कार्नोट इंजन है, इस कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी कैसे समझते हैं, इसकी इफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं। वो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, और इससे भी सिंपल और छोटी है। वो आप पहले इसको समझते हैं, फिर हमारा जो कार्नोट इंजन वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कार्नोट इंजन की जो इफिशिएंसी है वो हम कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानें कि जो इफिशिएंसी है दरअसल वो एक किस्म का हमें ये बताती है कि किसी भी चीज़ में कितनी काबिलियत है। अगर आपने इंजन की इफिशिएंसी लेनी होती है तो फिर हम उसको कहते हैं थर्मल इफिशिएंसी, क्योंकि इंजन को हम हीट सप्लाई कर रहे होते हैं, तभी वो इफिशिएंसी जो हीट की वजह से उसको मिल रही है या हीट की वजह से वो दे रहा है, उसको हम थर्मल इफिशिएंसी कह रहे हैं।
एफिशिएंसी कोई भी हो, थर्मल एफिशिएंसी हो या पावर एफिशिएंसी हो, उन सब एफिशिएंसीज को हम जाहिर इस सिंबल से कहते हैं और इस सिंबल का नाम है ईटा। और इसको हम ड्राइव या इसको हम राइट इस तरह से करते हैं, बिल्कुल जिस तरह हम एन लिखते हैं, एन लेके आप इसको इस तरह लिखेंगे, तो इस साइन का नाम है ईटा। और जो थर्मल इफिशिएंसी हीट इंजन की है, दरअसल वो रेशो है आउटपुट टू इनपुट। और रेशो का मतलब है कि वो डिवीजन है आउटपुट अपॉन इनपुट की। कि अगर आप मार्क्स भी निकालते हैं तो मार्क्स के लिए आप क्या निकालते हैं कि टेकन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। यहाँ भी ये है कि भाई टेकन हीट डिवाइडेड बाय गिवन हीट। टोटल हीट कितनी है, यानी टोटल आउटपुट जो उसने निकाला वो कितना है, और उसको हीट दी कितनी गई थी, वो इनपुट है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ये एक सिंपल फार्मूला आपके पास है। आउटपुट हमें इंजन की तरफ से जो मिलता है उसको हम वर्क कहते हैं। तभी हम जहां पर आपके पास आउटपुट लिखा हुआ था उसकी जगह पर हमने लिखा है वर्क। इन द सेम वे हीट इंजन को या किसी भी इंजन को या कार्नोट इंजन को हम जो एनर्जी देते हैं वो हीट की सूरत में होती है, और जो हीट देते हैं हम उसको वो देते हैं हॉट रिजर्वायर से, Q1 से। इसी वजह से जो देने वाली हीट होती है, जो गिवन हीट होती है, हम उसको इनपुट को जाहिर करते हैं Q1 के साथ। अब ये जो आपके पास फार्मूला है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन Q1, ये फार्मूला भी आपका लेजिट है, ये फार्मूला भी आपका सही है। अब आपने ये चीज हम पहले डिस्कस की थी कि जो वर्क का फार्मूला है वो Q1 माइनस Q2 है। ये वर्क का फार्मूला आया कैसे, ये हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा, और हमने हीट इंजन वाले या हीट इंजन की इफिशिएंसी के फार्मूले के अंदर भी पढ़ा था कि वर्क जो है हमारा Q1 माइनस Q2 से निकलता है। इस कार्नोट इंजन के अंदर जो हम Q1 दे रहे थे वो हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाले प्रोसेस के दौरान दे रहे थे, और जो हीट निकल रही थी वो आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान निकल रही थी। हमने कहा कि हीट हमने Q1 दी थी, हीट जो निकली थी वो Q2 है। तो टोटल हीट उस सिस्टम ने कितनी एब्जॉर्ब की, जितनी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की होगी या सिस्टम ने अपने पास हीट रखी होगी, उतनी हीट का उसने वर्क किया होगा। इसी वजह से हमारे पास जो फार्मूला है वर्क का वो Q1 माइनस Q2 है। और सिंपल आपने क्या पुट करना है, जहां पर वर्क है उसकी जगह आपने लिखना है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय ये जो Q1 है ये आपके पास सेम है। अब यहाँ पर ये जो एलसीएम है ये बनी हुई है, आपने इस एलसीएम को ब्रेक करना है। जब आप एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो ये Q1 इस Q1 के नीचे भी आ जाएगा, और ये Q1 इस Q2 के नीचे भी आ जाएगा। एलसीएम ब्रेक का मतलब ये है कि अब आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो Q1 और Q1 एक दूसरे के साथ सेम है तो हो जाएंगे कैंसिल। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास हो 2/2, तो 2 और 2 अगर बस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो Q1 डिवाइडेड बाय Q1, Q1 टाइम्स Q1, तो आंसर आएगा 1। तो आपने यहाँ पर लिखा 1, ये माइनस, तो ये भी आपने माइनस दिया। बाकी जो आपके पास ये फार्मूला है Q2 डिवाइडेड बाय Q1, तो ये आपने यहाँ पर सेम लिखा। अब यहाँ पर ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। अगर किसी भी हीट इंजन की आप एफिशिएंसी का वैल्यू नंबर्स में मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास ये फार्मूला है। अगर एफिशिएंसी आप मालूम करना चाहते हैं परसेंटेज में, तो सिंपल है, आपने क्या करना है कि ये आपके पास जो सारा फार्मूला है ये आप लिखेंगे सेम टू सेम जिस तरह लिखा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो जो आंसर आएगा उस आंसर के साथ आप बाद में लिखेंगे परसेंटेज। अगर आंसर आएगा 50 तो उसके साथ आप लिखेंगे 50%, अगर आंसर आएगा 30 तो आप उसके साथ लिखेंगे 30%। अगर आपने उसके साथ 100 मल्टीप्लाई किया है तो आंसर के साथ आप परसेंटेज वाली सिंबल लगाएंगे। यहां तक आपने एफिशिएंसी परसेंटेज में किस तरह मालूम की जाएगी वो आई होप कि आपने समझ ली। अब हम अगर ये देखें, एंड वी नो दैट हीट ट्रांसफॉर्म्ड टू और फ्रॉम कार्नोट इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द हॉट और कोल्ड बॉडी। जितनी भी हीट एनर्जी कार्नोट इंजन को सप्लाई की जाती है उतना ही उसका टेम्परेचर चेंज होता है। तभी हम कहते हैं कि हीट ट्रांसफर जो भी होगी कार्नोट इंजन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर। इसका मतलब ये भी हुआ कि जहां पर Q2 लिखा है उसकी जगह आप T2 लिख सकते हैं,
क्योंकि आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर Q2 चेंज होगा तो टेम्परेचर T2 वाला चेंज होगा, अगर Q1 चेंज होगा तो टेम्परेचर T1 वाला चेंज होगा, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से आपने लिखा Q2 बराबर T2 और Q1 बराबर T1। तो ये पूरा टर्म के बराबर हो गया T2 डिवाइडेड बाय T1 के। तो इन द सेम वे ये फार्मूला आप इस तरह लिखें तो भी ठीक है, इस तरह लिखें तो भी ठीक है, या इसी फार्मूले को आप कन्वर्ट करें इसमें कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 की जगह आपने लिखा T2 डिवाइडेड बाय T1। ये फार्मूला भी आपका सही है। इन द सेम वे अगर आप इसी T2 वाले में परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये फार्मूलाज किस काम के हैं? ये फार्मूलाज इस काम के हैं कि अगर आपको एफिशिएंसी मालूम करनी हो और आपको इंजन के रिजर्वायर्स का टेम्परेचर मिला हो तो भी आप एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। अगर आपको इंजन के रिजर्वायर्स की हीट मिली हुई हो तो आप भी ये फार्मूला यूज करके एफिशिएंसी मालूम कर पाएंगे। अब हम Q2 को T2 के बराबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यहां पर देखें, जो हॉट रिजर्वायर में हम हीट दे रहे हैं Q1, वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो T1 होता है। जो कोल्ड रिजर्वायर को Q2 हीट है वहां पर जो टेम्परेचर है वो T2 है। तो ये चीजें आपस में एक जैसी हैं, आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों फार्मूले, आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ आ चुकी। अब ये चीज हम समझते हैं कि जो एफिशिएंसी है इंजन की वो इंक्रीज होगी अगर Q2 डिवाइडेड बाय Q1 का वैल्यू या T2 डिवाइडेड बाय T1 का वैल्यू डिक्रीज हो। Q2 अपान Q1 का फैक्टर कम हो या T2 डिवाइडेड बाय T1 का फैक्टर कम होगा तो उतना वैल्यू आपका एफिशिएंसी का ज्यादा आएगा। अब इसको आप ऐसे समझें, हमने इसी सेम चीज को डिटेल के साथ हीट इंजन में भी पढ़ा था। अगर आप वो लेक्चर्स यहां समझ के अभी आए होंगे तो आपको यहां पर कोई भी मुश्किलात महसूस नहीं हो रही होगी। अगर नहीं भी होगा तो भी आपको इजी लग रही होंगी। लेकिन बेहतर यह है कि आप वो चैप्टर्स भी या वो टॉपिक्स भी जरूर सुने जिनमें हमने हीट इंजन के अंदर भी ये सेम चीजें पढ़ी हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हों, ताकि आपकी जो थिंकिंग हो वो इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर सॉलिडिफाई बन जाए। और अगर आप कोई भी एमसीक्यूज, कोई भी टेस्ट, कोई भी पेपर कहीं पर भी आप देते हैं तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किलात ना हो, आप हर चीज स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। अब हम इस चीज को देखते हैं कि एफिशिएंसी इंजन की इंक्रीज होगी अगर ये फैक्टर्स कम होंगे। तो ये कैसे? मिसाल के तौर पर आप समझें कि हीट इंजन को जो इनपुट दिया जाता है वो Q1 का वैल्यू है, हीट इंजन से जो आउटपुट लिया जाता है वो Q2 का वैल्यू है। अगर Q2 का वैल्यू 0 हो, Q1 का वैल्यू आपका जो है वो हो 100, मतलब कि हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हमारी 100 है। अब क्या होगा कि हमारे पास ये वैल्यू अगर 100 है और ये वैल्यू आपके पास 0 है तो हम कहेंगे कि भाई जो Q2 डिवाइडेड बाय Q1 है, Q2 का जो वैल्यू है यहाँ पर जो हीट जाया हुई वो कितनी है? 0 है। और जो आपको हीट दी गई है वो कितनी है? 100 है। तो 0 को जब 100 डिवाइड करेगा तो वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप इस पूरे टर्म की जगह लिखेंगे 0। तो ये 1 यहाँ पर लिखते हैं, ये 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 का फैक्टर क्या हो गया? 0 हो गया। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो आपको जो ओवरऑल इफिशियंसी मिली वो कितनी मिली? 1 मिली। मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है एफिशिएंसी में। अगर आप परसेंटेज में लेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू 100% होता है। परसेंटेज के बगैर एफिशिएंसी का वैल्यू लेंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी भी इंजन की 1 है। और 1 किसी भी इंजन की रियल लाइफ में एफिशिएंसी है ही नहीं, सिवाय कार्नोट इंजन के या कार्नोट इंजन के ऊपर चलने वाली आइडियल कंडीशन वाली इंजन की। ये चीज अब दोबारा आप ऐसे भी समझें कि अगर आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर किसी चीज का T1 है, टू टेम्परेचर, और जो T2 टेम्परेचर है यानी जो टेम्परेचर जाया हुआ वो 0 है, तो अब आप यहाँ पर लिखें इसको कि 1 माइनस T2 का जो वैल्यू था वो 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0। तो ओवरऑल आपके पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इफिशिएंसी हीट इंजन की मैक्सिमम होगी अगर आपके पास ये जो फैक्टर है
इस फैक्टर का वैल्यू कम से कम आए। अगर इस फैक्टर का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आएगा तो इफिशिएंसी 0 हो जाएगी। ऐसे अब समझें कि अगर आपके पास Q1 का वैल्यू 100 है, Q2 का वैल्यू भी अब 100 हो जाता है, यानी कि दोनों फैक्टर्स हाई हैं। अब क्या होगा आप देखें, आप 1 माइनस Q2 का वैल्यू भी 100, यानी जो हीट जाया हुई वो भी 100, जो हीट दी गई वो भी 100। तो आपके पास अब क्या वैल्यू आना चाहिए, 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 कैंसिल करेगा, 100 को क्या जवाब आएगा, 1 आएगा। तो 1 माइनस 1 क्या जवाब आएगा, 0। यानी इफिशिएंसी का जो अब वैल्यू आया वो क्या आया, 0 आया। मतलब इफिशिएंसी इंजन की 0 आ जाएगी जब जितनी हीट उसको दी जाए उतनी हीट को वो रिमूव कर दे। 100 जब इसको दी गई, 100 ही उसने उसको रिमूव कर दिया, तो आपने खुद उसका असर देखा, उसका जो वैल्यू आया वो 0 आया। ये बता रहा है कि इफिशिएंसी उसकी 0 हो जाएगी अगर सारी की सारी एनर्जी जाया हो जाएगी। तो इन द सेम वे अगर 100 में से 50 तो इफिशिएंसी उसकी 50% हो जाएगी। ये चीजें हमारे इस तरह होती हैं। अब हम ये चीज डिस्कस करते हैं, जो इफिशिएंसी होती है इंजन की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड बॉडी। आप यहां देख रहे थे अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा था, इसका कम था, तो इफिशिएंसी आपने देखी ज्यादा आ रही थी। जब इसका टेम्परेचर 100 है और इसका भी उतना ही टेम्परेचर है, तो फिर आपने देखा कि आपके पास जो इफिशिएंसी आ रही थी वो 0 आ रही थी। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो इफिशिएंसी इंजन की है वो इंजन के दोनों रिजर्वायर्स के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। हॉट एंड कोल्ड बॉडी, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका कितना है, इसका अगर ज्यादा है तो इसका 0 या कम से कम होना चाहिए, तभी इफिशिएंसी आएगी। तो मतलब इफिशिएंसी डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड द कोल्ड बॉडी। अगर आपके पास मोबाइल की इफिशिएंसी बिल्कुल लो हो जाती है, मोबाइल गर्म हो जाती है, तो आप उसको फ्रिज में रखते हैं, आप उसको ठंडा करते हैं। ठंडा आप इसलिए उसको करते हैं ताकि मोबाइल की इफिशिएंसी बढ़े। दरअसल आप वहां भी ये सेम इंजन वाला प्रोसेस लगा रहे होते हैं जब आप मोबाइल को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, मोबाइल की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप वहां पर उसका जो ये T2 वाला टेम्परेचर है वो कम करते हैं ताकि वर्क वो मोबाइल या उसका जो प्रोसेसर है वो ज्यादा करे। दूसरी चीज ये है कि द लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू रिजर्वायर्स द ग्रेटर द इफिशिएंसी। जब इसका टेम्परेचर 100 था और इसका टेम्परेचर 0 था, दोनों के दरमियान डिफरेंस था 100 का, तो वहां पर आपने देखा इफिशिएंसी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम थी। जब हमने इसका वैल्यू भी 100 रखा जो हीट दी गई, और कोल्ड का भी हमने वैल्यू 100 रखा, तो उन दोनों के दरमियान जब डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस कम था, तो आपने देखा कि इफिशिएंसी भी 0 आई। इन द सेम वे अगर इसका वैल्यू 100 हो और इसका वैल्यू 50 हो और इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 50 का हो जाएगा, तो इफिशिएंसी भी 50 की होगी। तो मतलब जितना इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना आपके पास जो इफिशिएंसी है वो ज्यादा आएगी, एफिशिएंसी का वैल्यू ज्यादा आएगा। तीसरी चीज हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि इफिशिएंसी इज 100% ओनली एंड ओनली व्हेन द कोल्ड रिजर्वायर इज एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। हमने ये चीज डिस्कस कर दी कि अगर यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो और जो आपका ये T2 वाला टेम्परेचर हो, ये जो आपका कोल्ड रिजर्वायर हो, ये 0 हो, तो फिर क्या हो रहा था, फिर ये हो रहा था कि हमने कहा कि भाई 1 माइनस Q2 की जगह हमने लिखा 0 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका वैल्यू आया 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 मतलब 1, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 के साथ, तो ये आएगा 100%। तो आपके पास इफिशिएंसी 100% सिर्फ एंड सिर्फ तब आएगी जब आपका ये जो कार्नोट इंजन का ये कोल्ड रिजर्वायर है, या किसी भी इंजन का कोल्ड रिजर्वायर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर हो। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर यानी या 0 केल्विन हो, सेंटीग्रेड में -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो, या फ़ारेनहाइट में -459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। ये जब टेम्परेचर होंगे तो फिर आपकी इंजन की इफिशिएंसी 100% होगी। और इन टेम्परेचर्स को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर बनाना अवेलेबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तभी हम कह रहे हैं कि सच रिजर्वायर्स आर स्टिल नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम इन करंट मार्केट। अब हम ये दूसरी चीज कह रहे हैं कि इन रियल लाइफ इफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। 1 वैल्यू तब आ रहा था जब इसका टेम्परेचर 0 हो, जब इसकी हीट 0 हो, जब इसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो।
लेकिन हमने यहाँ ये बात कह दी कि भाई 0 केल्विन बनाना इम्पॉसिबल है, 0 केल्विन होना, किसी भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को बरकरार रखना बहुत डिफिकल्ट है। तभी जो वैल्यू आएगा इंजन्स का वो 100% से कम आएगा, यानी 1 से वैल्यू कम आएगा। तो हम ये चीज कह रहे हैं कि एफिशिएंसी रियल लाइफ में वो ग्रेट रियल लाइफ में इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। अब हम ये कह रहे हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 होगी, या अगर एफिशिएंसी 100% होगी तो ये तब होगा व्हेन T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन, जब आपका कोल्ड रिजर्वायर 0 केल्विन के हो, या आपका कोल्ड रिजर्वायर -459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, तो ये चीज पॉसिबल है। ये चीज हम कह सकते हैं कि नो प्रैक्टिकल हीट इंजन इज रिवर्सेबल। कोई भी हीट इंजन ऐसी नहीं है जो रिवर्सेबल हो। रिवर्सिबल का मतलब है कि जहां पर उसने टेम्परेचर छोड़ा था वहीं पर वो टेम्परेचर उसका बकाया घूम फिर के वहीं वापस आ जाए। कुछ ना कुछ हीट एनर्जी या उसको गेन हो जाएगी या उसकी जाया हो जाएगी, तभी वो साइकिल्स में अपनी सेम पोजीशन पर वापस नहीं आ पाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इन रियल लाइफ नो प्रैक्टिकल हीट इंजन इज रिवर्सिबल। और ये रिवर्सिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हीट उनकी डिसिपेट हो जाएगी, हीट उनकी जाया हो जाएगी टाइम टू टाइम। अब इन सब चीजों का कंबाइन और जो आपके पास समराइज हमारे पास है वो कार्नोट का थ्योरम है। कार्नोट का थ्योरम हमें यह कहता है कि नो हीट इंजन कैन बी मोर इफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन से कोई भी इंजन ज्यादा इफिशिएंट नहीं होगी ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स, जब दोनों सेम टेम्परेचर्स पर हों। लेकिन कार्नोट इंजन को अगर आप देखेंगे तो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट से हाईएस्ट होगी। और दूसरी चीज, जो भी आपकी कार्नोट इंजन होंगी, जिस भी किस्म की कार्नोट इंजन हो, उन सब की एफिशिएंसी सेम होगी सारी कंडीशंस पर। जिस भी कंडीशन में आप कार्नोट इंजन को रखेंगे, इन ऑल कंडीशंस द efficiency of Carnot engine will be the same with the one which is an ideal, it will be 100%। so अभी तक हमने कार्नोट इंजन की जो भी चीजें हैं वो कवर कर ली हैं। आई होप कि आपने इन सारी चीजों को सही नमूने से समझ लिया होगा। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लेक्चर्स को दूसरों के साथ रिकमेंड करें, दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर करें, और साथ साथ में कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।